नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8वीं बाल भारती हिंदी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम कक्षा 8वीं का एक नया पाठ देखेंगे। पाठ 10 बातें प्रेमचंद की। तो प्रेमचंद जी हिंदी के महान उपन्यासकार हैं, आप उनके बारे में जानते ही हैं। तो हम प्रेमचंद जी की कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस पाठ के जो लेखक हैं अवध नारायण जी मुदगल, इन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो इस पाठ के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले जो लेखक महोदय हैं उनका परिचय देखते हैं कि आपका जो अवध नारायण जी मुदगल, आपका जन्म 1933 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी मृत्यु 2015 में नई दिल्ली में हुई। आपका परिचय है अवध नारायण मुदगल हिंदी साहित्य के वरिष्ठ चिंतक हैं, लेखक हैं, संपादक एवं यात्रा लेखक भी थे। आपने सारिका पत्रिका का 27 वर्षों तक संपादन किया, जो हिंदी साहित्य की एक प्रमुख पत्रिका रही है। सारिका बहुत समय तक उसका प्रकाशन किया, आपने संपादन किया। छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की आपने कविताएं लिखी हैं। आपका रचना संसार लघु कथाओं, व्यंगों, निबंधों तक फैला हुआ है। आपको साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं वामा एवं छाया मसूर। पत्रिकाओं का संपादन मेरी कथा यात्रा, कबंध, कहानी संग्रह है, मुंबई की डायरी, एक फरलांग का सफ़रनामा। और गद्य संबंधी भी आपने कार्य किया है कुछ। प्रस्तुत आलेख में मुदगल जी ने प्रेमचंद जी के गांव, उनके बचपन, उनके शौक आदि का बड़ा ही मनोहारी चित्र वर्णन किया है। प्रेमचंद जी के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक, माँ की कमी आदि की छाप उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। मौलिक सृजन है। यदि मैं लेखक या कवि होता तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप किस प्रकार की रचनाएं लिखते, आप किस प्रकार के गद्य लेखों का कार्य करते, तो इस प्रकार से आपको आपके बारे में अपने विचार लिखना है। इसके बाद में हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, तुमने अपनी किताबों में प्रेमचंद जी की मज़ेदार कहानियाँ तो अवश्य पढ़ी होंगी। हम तुम्हें बताते हैं कि प्रेमचंद कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन की घटनाओं का असर उनकी कहानियों और बड़े बड़े उपन्यास पर कैसा पड़ा। दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी थे, नाम था चंद्रहासन। उनके मन में प्रेमचंद जी के दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध हिंदी के प्रेमी थे और उनका नाम था चंद्रहासन। तो उनके मन में प्रेमचंद जी के दर्शन की, प्रेमचंद जी से मिलने की बहुत इच्छा हुई। वे कई बार काशी आए और एक बार वे काशी आए। प्रेमचंद जी उन दिनों काशी में ही रहते थे। शाम को वे प्रेमचंद जी के घर पर आए। काफ़ी देर तक खड़े रहे लेकिन कोई नज़र नहीं आया। बेकार खांसने खुसने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। एक बार प्रेमचंद जी के घर पर वो शाम को गए तो उन्होंने घर के बाहर खड़े खड़े काफ़ी इंतज़ार किया। कई बार खांसा कि चलो अंदर से कोई निकल कर आएगा, लेकिन कोई भी निकल कर नहीं आया। तंग आकर दरवाजे पर आए और कमरे में झांका। तभी अंदर से एक आदमी आया। अंदर उन्होंने देखा कि एक आदमी है और वो फर्श पर बैठा बैठा कुछ लिख रहा है। फर्श यानी ज़मीन पर बैठे बैठे कुछ लिख रहे थे वे व्यक्ति। उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। चंद्रहासन जी ने सोचा शायद प्रेमचंद जी इस आदमी से कुछ बोलकर लिखाते होंगे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। जो चंद्रहासन थे उन्होंने उस व्यक्ति से कहा जो फर्श पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। फर्श पर बैठे आदमी ने नज़रें उठाकर ताज्जुब से उस
आगंतुक को देखा। अब यहाँ पर आगंतुक शब्द आया है। आगंतुक यानी आने वाला, बाहर से आने वाला जो व्यक्ति होता है उसे आगंतुक कहा जाता है, जिसे हम अतिथि या मेहमान भी कह सकते हैं। आगंतुक को देखा तो उन्होंने कलम को रख दिया और ठहाका लगाते हुए कहा, खड़े खड़े मुलाकात करेंगे? करेंगे क्या? बैठिए और मुलाकात कीजिए, मैं ही। और आगे आप समझ ही गए होंगे। तो उन्होंने बताया कि मैं ही प्रेमचंद हूँ। तो वो फर्श पर जो बैठा व्यक्ति था वो कोई और नहीं बल्कि प्रेमचंद ही थे। तो प्रेमचंद सादगी के प्रतीक थे। तो उनका सादा जीवन, उच्च विचार का उनका व्यक्तित्व था। तो इस प्रसंग से आप उनके बारे में पता लगा सकते हैं किस प्रकार से वो सादे जीवन में रहते थे। नीचे बैठकर वो अपनी बड़ी बड़ी रचनाएं करते थे। आगे बढ़ते हैं हम। प्रेमचंद जी से एक ऐसी ही मुलाकात बस्ती के निवासी ताराशंकर नाशाद ने की थी। उन दिनों प्रेमचंद जी लखनऊ में अमीनुद्दौला पार्क के सामने रहते थे। नाशाद साहब उनसे मिलने लखनऊ आए। अमीनुद्दौला पार्क के पास उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा दूं। वह आदमी आगे आगे चला और नौशाद साहब पीछे पीछे। मकान में पहुंचकर उस आदमी ने नाशाद को बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। जरा देर बाद वह कुर्ता पहनकर निकला और बोला, अब आप प्रेमचंद से बातें कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति उन्हें रास्ते में मिला था वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रेमचंद जी ही थे। तो इस प्रकार से प्रेमचंद जी, बहुत सादगी का जीवन था उनका और उन्होंने कभी तड़क भड़क पर ध्यान नहीं दिया और वो सीधे सादे वेशभूषा में ही अक्सर रहते थे। उनके चित्रों के द्वारा आप उनकी सादगी को समझ सकते हैं। और भी बहुत सी कई घटनाएं हैं जो प्रेमचंद जी को बेबाकी सादगी और भोलेपन की कहानियाँ सुनाती हैं। बेबाकी यानी निडरता, सादगी जो उनमें थी वो हम कह सकते हैं। उनके अंदर जो भोलापन था वो हम उनके कथा पात्रों में भी नज़र आता है। उनके साहित्य पर सबसे ज़्यादा असर उनके बचपन की घटनाओं का पड़ा। तुम्हें पता है कि प्रेमचंद का बचपन ठीक तुम लोगों की ही तरह शैतानी और शरारतों से भरा था। जिस प्रकार से बच्चे आज शरारत करते हैं और बच्चों का तो स्वभाव ही होता है शरारत करना, शैतानियाँ करना, तो जो प्रेमचंद जी थे वो भी उससे नहीं बचे थे। तो उनका भी जीवन कुछ बचपन जो था वो शैतानियों और शरारतों से भरा था। तो इस पाठ के लेखक कह रहे हैं कि लो, मैं तुम्हें बचपन के चंद वाक्यात सुनाता हूँ। तो हम जो प्रेमचंद जी है उनके बचपन के कुछ प्रसंग सुनेंगे। जब तुम बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर चलोगे तो शहर से करीब 4 मील के फासले पर एक गांव पड़ता है, लमही। तो ये प्रेमचंद जी के बचपन की हम यहाँ पर प्रसंग देख रहे हैं। वो किस गांव के थे? लमही। कौन से गांव के थे? लमही। तो आपको इसमें के छोटे छोटे प्रश्न स्वयं तैयार करना है। जैसे प्रश्न आएगा कि प्रेमचंद जी किस गांव के निवासी थे, किस गांव में रहते थे? तो उनका गांव था लमही। यह छोटा सा गांव है। इसमें सभी जातियों के 35-40 घर हैं। यहीं उस गांव की आबादी थी। इसी गांव में मुंशी अजैब लाल के घर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। तो प्रेमचंद जी के पिता का नाम क्या था? तो प्रेमचंद जी के पिताजी का नाम था अजैब लाल और इसी गांव में यानी लमही गांव में ही उनका जन्म हुआ था। मुंशी अजैब लाल नेक तबीयत के आदमी थे। घर बाहर सब जगह वह अपनी बिसात भर दूसरों की मदद करते थे। बिसात मतलब फैलाव, यानी जितना गांव का फैलाव था उस जगह पर, हर जगह पर वो गांव के लोगों की मदद किया करते थे। वैसे बिसात ही कितनी थी, यानी गांव कितना फैला हुआ था, ज़्यादा नहीं फैला हुआ था। और जो प्रेमचंद जी के पिता थे वो 10 रुपये में डाक मुंशी हुए थे। उनकी जो पेमेंट थी उस समय पर 10 रुपये भी काफ़ी मायने रखता था।
और 40 रुपये तक पहुँचते पहुँचते रिटायर हो गए। यानी उनकी पेमेंट कुल आखिरी जब वे रिटायर हुए तो 40 रुपये ही उनकी पेंशन थी और 40 रुपये में ही जो पेमेंट थी 40 रुपये में ही पूरे परिवार का वो निर्वाह करते थे। संयोग से पत्नी भी उनको अपने अनुकूल मिली, यानी जो प्रेमचंद जी की जो माँ थी वो भी उनके पिता के अनुकूल थी। देखने में वो जितनी सुंदर, स्वभाव में उतनी ही कोमल थी। तो प्रेमचंद जी की माँ के बारे में आपने जाना, लेकिन उन्हें एक दुख था, उनके बच्चे नहीं जीते थे। प्रेमचंद जी के भाई बहन वगैरह नहीं रहते थे बचपन में। तो उनकी जो पत्नी थी, जो अजायब लाल जी थे, उनकी पत्नी के जो बच्चे थे वो जीते नहीं थे। 2 लड़कियां हुई और दोनों जाती रहीं, यानी दोनों का भी स्वर्गवास हो गया। गांव की औरतों ने शोर मचा दिया, आनंदी का अपने मायके जाना ठीक नहीं, वहाँ भूत लगते हैं। यानी जब इनकी जो माँ थी उनका नाम आनंदी था, प्रेमचंद जी की माँ का नाम आनंदी था, और वो अक्सर अपने मायके जाया करती थी। तो गांव की औरतों को लगा कि जब भी ये प्रेग्नेंट होती हैं, गांव जाती हैं और वहाँ से जब वापस आती हैं तो इनको भूत वगैरह लग जाते हैं। तो इसलिए इसके कारण इनके बच्चे जीते नहीं, क्योंकि पहले लोगों में अंधश्रद्धा काफ़ी थी और इसी अंधश्रद्धा के कारण गांव की औरतों ने शोर मचा दिया कि वहाँ पर जो इनकी माँ हैं आनंदी को मायके जाना ठीक नहीं है। मायके बोलो तो पिता के घर जाना ठीक नहीं है, वहाँ पर भूत लग जाते हैं। इसके कारण ही ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है। भूत प्रेत की बात तो दीगर है, अब दीगर यानी अन्य है, कोई दूसरी है। लेकिन यह सच है कि उसके बाद तीसरी लड़की जिंदा रही और उसका नाम था सुग्गी, यानी प्रेमचंद जी की जो बहन थी उनका नाम था सुग्गी। छोटे छोटे प्रश्न आप तैयार करते रहिए, स्वयं लिखते रहिए उस पर। आपको प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं कि प्रेमचंद की बहन का नाम क्या था, उनकी माँ का नाम क्या था। तो ये सब आपको लिखते जाना है। उसके 6-7 साल बाद शनिवार 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। तो ये बात आपको नोट करके रख लेना है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। 31 जुलाई 1880 को हुआ था, लम्ही गांव में हुआ था। पिता ने इनका नाम धनपत और ताऊ ने नवाब रखा था। पिताजी ने इनका नाम धनपत रखा था, तो बचपन का नाम क्या था इनका? धनपत। और जो इनके ताऊ जो थे वो उन्हें नवाब के नाम से बुलाते थे। नवाब में माँ के प्राण बसते थे। तो नवाब में माँ के प्राण बसते थे, यानी माँ को बहुत प्रेम करते थे वो। प्रेमचंद माँ के लाडले तो थे, और शरारत कहिए या चुहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। यानी शरारत, बचपन में बहुत शरारत करते थे। यानी जो माँ ने जो घुट्टी पिलाई थी, बचपन में घुट्टी पिलाती है ना, तो शरारत या चुहल बचपन से ही, यानी जब वो घुट्टी पीते थे तब से ही वो शरारतें करते थे, बचपन से ही। आए दिन शरारतें करते रहते और घर पर उलाहना पहुंचता रहता। उलाहना या बोलो तो शिकायत पहुंचती रहती। उलाहना यानी शिकायत। तो इन शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। जो मैं कठिन शब्द बता रहा हूँ वो लिखते जाइए। फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लेना। ऊख यानी गन्ना जो होता है, ऊख तोड़ लेना। मटर उखाड़ कर लाना रोज की बात थी उनकी। इसके लिए खेत वालों की गालियाँ भी खानी पड़ती थी कभी कभी। उन गालियों से ऊख और मीठी और मटर कैसी हो जाती थी? मुलायम हो जाती थी। यानी उन गालियों से उनको जो ऊख था वो और भी मीठा नज़र आता था और मटर और भी मुलायम हो जाती थी। उल्हाने होते घर में डांट फटकार भी पड़ती, लेकिन 1-2 रोज में ही फिर वही ढंग। यानी बचपन में बच्चों की आदत होती है ना, कितनी भी डांटो फटकारो, कुछ समय के बाद में फिर 2-3 दिन के बाद में वैसे ही हो जाते हैं। तो प्रेमचंद भी कुछ इसी प्रकार का व्यक्तित्व था उनका। ढेला चलाने में भी नवाब बड़े तेज थे। अब ढेला बोलो तो पत्थर,
पत्थर फेंकने में मिट्टी का जो टुकड़ा होता है, पत्थर का टुकड़ा होता है, उसे ढेला कहते हैं। तो ढेला फेंकने में भी वो बहुत तेज थे। कौन? प्रेमचंद जी, जिनका बचपन का नाम था नवाब या धनपत। टिकोरे पेड़ में आते और उनकी चांदमारी शुरू हो जाती। टिकोरे यहाँ पर एक आपको नया शब्द आया है। तो टिकोरे यानी आम का छोटा सा जब कच्चा फल होता है उसे टिकोरे कहते हैं। पेड़ पर जो अंबिया जिसे कहते हैं ना, छोटी सी, तो वो जैसे ही पेड़ पर आती तो उनकी चांदमारी शुरू हो जाती। पत्थरों मार मार के वो उसे तोड़ने का काम करते थे और ऐसा ताक कर निशाना मारते कि 2-3 ढेलों में ही आम जमीन पर। और उनका निशाना भी परफेक्ट था, एकदम सटीक बैठता था। ताक कर यानी एकदम निशाना लगाकर, एकदम आजमा कर बराबर ऐसा मारते थे ताक कर कि बिल्कुल निशाना लगना ही चाहिए। और 2-3 पत्थरों में ही आम जमीन पर होते थे, ढेलों में यानी पत्थरों पे। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर 9-2-11 हो जाती। तो जो रखवाला था, उन पेड़ों का रखवाला जो था, देखभाली करने वाला, जिसे चौकीदार कह सकते हैं हम, या देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है, वो चिल्लाता रहता। लेकिन नवाब की जो मंडली थी वो बीन बटोर कर 9-2-11 हो जाती। वह लड़कों के सरताज थे यानी बॉस थे, कैप्टन जिसे हम कह सकते हैं। आज भी लोग बखान करते हैं, गुल्ली डंडे में भी माहिर थे। वो गुल्ली डंडा जो होता है ना, गिल्ली डंडा कहते हैं हमसे, तो गुल्ली डंडे में भी वो माहिर थे। पहले के जो खेल थे वो इसी प्रकार के खेल थे। पहले मोबाइल, लैपटॉप ये सब चीज़ें नहीं थी, तो गिल्ली डंडा इसी प्रकार के कुछ खेल हुआ करते थे, क्रिकेट, हॉकी। तो यही खेल कर लोग अपना गुजर बसर करते थे। तो गुल्ली डंडे में भी धनपत जो थे वो माहिर थे। एक टोल लगा और गुल्ली बह गई। करीब 100-150 गज दूरी पर चली जाती थी। एक इसी तरह से उछलाकर उसे जब मारते थे डंडा, तो गिल्ली कितना जाती थी? 100-150 गज की दूरी पर चली जाती थी। बचपन में मिले कजाकी की यादें उन्हें कभी नहीं भूलती। उन दिनों उनके पिता आजमगढ़ की एक तहसील में थे। नवाब पिता के पास थे। डाकिया कजाकी बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल था। अब कजाकी किसका नाम था? कजाकी डाकिया का नाम था। प्रश्न लिखते जाइए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करते जाइए। डाकिया जो था वो कजाकी एक डाकिये का नाम था और उसका व्यवहार कैसा था? वो हंसमुख था और जिंदा दिल था। वह रोज़ शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। ज्यों ही शाम के 4 बजते नवाब सड़क पर खड़े होकर कजाकी का इंतज़ार करने लगते। शाम को 4 बजते जैसे ही, तो प्रेमचंद जी जो थे वो डाकिया का इंतज़ार करने लगते। डाकिया का नाम क्या है? कजाकी। थोड़ी ही देर में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे। अब यहाँ पर एक शब्द देखिए, बल्लम यानी एक प्रकार का भाला या बर्छी जिसे कहते हैं, तो उसे हम बल्लम कहेंगे। बल्लम कंधे पर रखकर और उसकी झुंझुनी बजाता दिखाई देता। जैसे ही वह उन्हें देखता दौड़ने लगता, वह भी उनकी ओर दौड़ लगा देते और अगले ही पल कजाकी का कंधा नवाब का सिंहासन बन जाता। यानी जो प्रेमचंद जी थे, नवाब जो थे, वो कजाकी के कंधे पर जाकर बैठ जाते थे। इस प्रकार से उनका बचपन बहुत ही आनंदमयी गया। वे अपने आप को हवा के घोड़े पर महसूस करते थे और कजाकी दौड़ दौड़ कर इस प्रकार से दौड़ते जैसे घोड़े पर बैठे हों वो। तो घोड़े की चाल से चलते कजाकी और नवाब उनके कंधे पर बैठ जाते। डाक का थैला रखकर वह बच्चों के साथ किसी मैदान में निकल जाता, उनके साथ खेलता, बिरहे सुनाता। अब यहाँ पर एक और नया शब्द है, बिरहे, यानी जो वियोग की बातें होती हैं, जुदाई की बातें होती हैं, उसे बिरहे कह सकते हैं हम। तो बिरहे सुनाता और कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। कजाकी को कौन कौन सी कहानियाँ याद थी?
ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको आ सकता है। तो कज़ाकी को चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। कौन कौन सी कहानियाँ याद थी उसे? चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियाँ याद थीं। उसकी कहानियों में चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते, जो लूटकर दीन दुखियों प्राणियों का पालन करते थे। कई डाकू, चोर, लुटेरे जो होते हैं वो सचमुच इसलिए लूटते हैं ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सकें। तो ऐसे ही जो उनकी कहानियों में जो डाकू होते थे वो सच्चे योद्धा होते थे, और वो हमेशा जो चोरी और लुटेरे का काम करते थे वो किस लिए करते थे? ताकि गरीब लोगों को मदद कर सकें। नवाब को उसकी कहानियाँ बहुत ही पसंद आती थी, बहुत ही मज़ा आता था उनको। वे किस्से उनके अंदर भविष्य के कहानीकार का बीज रोप रहे थे। तो जो भी कहानियाँ कज़ाकी से वो सुनते और वही कहानियाँ उनके मन पर एक इस प्रकार से घर कर जाती कि आगे चलकर वो जो कहानीकार का बीज रोप रहे थे कि वो आगे चलकर एक बहुत बड़े कहानीकार बने। उसका बहुत बड़ा उदाहरण कज़ाकी के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ भी हैं। अब कुछ बचपनी शौक देख लिए जाएं। नवाब को गुड़ खाने का बेहद शौक था। बचपन में क्या खाने का शौक था? बचपन में उन्हें गुड़ खाने का बहुत ही शौक था। नवाब को बचपन में गुड़ खाने का बहुत ही शौक था। गुड़ चुरा चुरा कर भी वो खाया करते थे। गुड़ मिठाइयों का बादशाह है। उनका क्या कहना था कि गुड़ जो है वो मिठाइयों का बादशाह है। गुड़ की चोरी का एक वाकया उन्होंने बयान किया है, वो आप ध्यान से सुनिए। अम्मा 3 महीने के लिए अपने मैके या मेरे ननिहाल गई थी और मैंने अकेले ही 3 महीने में 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि 3 महीने में उन्होंने 1 मन गुड़ खा लिया, तो कितना गुड़ के प्रेमी थे वो। उनको बहुत पसंद था गुड़। जाते वक्त अम्मा ने 1 मन गुड़ लेकर मटके में रख दिया और उसके मुंह पर एक सकोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। एक मटके में उन्होंने गुड़ रखा और 1 मन जो गुड़ था वो 1 मन गुड़ उसमें भर दिया, और मिट्टी का एक पात्र होता है जिसे हम बड़ा सा परई या दिया भी कहते हैं, वो रखकर कपड़े को टाइट बांध दिया था। और जो नवाब थे उन्हें सख्त वार्निंग दी गई थी, सख्त ताकीद दी गई थी। ताकीद बोले तो नसीहत या चेतावनी। उनको चेतावनी दी गई थी कि मटका खोलना नहीं है। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया था, उनके लिए अलग थोड़ा सा एक गुड़ हांडी में रख दिया था। छोटी सी हांडी होती है ना, तो उस हांडी में रख दिया था। वह हांडी मैंने 1 हफ्ते में सफ़ा सेट कर दी। अब प्रेमचंद जी बताते हैं कि वो हांडी जो थी छोटा सा उसमें था, हांडी छोटी सी होती है, तो उसमें जितना भी गुड़ था उन्होंने 1 हफ्ते में साफ़ कर दिया, खा लिया पूरा। मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता था। तो उन्हें गुड़ खाने का एक नशा सा सवार था कि जब तक वो गुड़ नहीं खाते थे उनको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती थी, उनको मज़ा ही नहीं आता था। मेरा घर में आना गुड़ के लिए शामत आना था। जैसे वो घर में आए तो उनका सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता था? गुड़ के ऊपर जाता था। शामत आना बोले तो एक मुहावरा है, यानी विपत्ति आना, यानी गुड़ के ऊपर एक प्रकार की विपत्ति आती थी कि अब वो ख़त्म होने वाला है। तो इस प्रकार से शामत आना यानी विपत्ति आना। 1 हफ्ते में हांडी ने जवाब दे दिया, यानी हांडी का गुड़ ख़त्म हो गया था। मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के घर आने में अभी 3.25 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया। 3.25 महीने बाकी थे, यानी उनकी जो माँ थी वो 3.25 महीने नहीं आने वाली थी। तो जब हांडी का गुड़ ख़त्म हो गया तो एक दिन तो उन्होंने जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन एक आह के साथ सब्र जाता रहा। उनके सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने क्या किया? मटके की एक मीठी
चितवन के साथ होश रुखसत हो गया और उन्होंने उसे खोल दिया, उस कपड़े को खोल दिया। अपने को कोसता धिक्कारता और गुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा, गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास भी बैठना पसंद ना करेगा। कस्में खाता विद्या की, माँ की, भाई की, ईश्वर की, मगर सब बेसुध और वह मन भर का मटका पेट में समा गया। अपने आप को वो कोसते रहे, धिक्कारते रहे। उनको लगा बाद में मुझे ये सब डांट पड़ने वाली है, कोई मुझे कुछ कहेगा, कोई मुझे कहेगा कि तुम तो पूरे बरसात में तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा, पूरा मलहम लगाना पड़ेगा तुमको और गंधक का मलहम लगाना पड़ेगा, कोई तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करेगा, इतनी बू आएगी। और कई बार कसमें खाते विद्या की, माँ की कि मैं अब हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये सब एक बाजू में रखकर उनका जो एक मन मटके में जो गुड़ था उन्होंने उसे भी साफ कर दिया और वो उनके पेट में समा गया। इस प्रकार से गुड़ के प्रति उनका जो प्रेम है इस प्रसंग के द्वारा आप समझ ही सकते हो। बालक प्रेमचंद को दूसरा शौक रामलीला देखने का था। तो एक शौक था उनको गुड़ खाने का और दूसरा शौक क्या था, रामलीला देखने का। वो राम के अनन्य भक्त थे। इस शौक के बारे में उन्होंने खुद भी लिखा है, वह ज़माना था जब मुझे रामलीला में बहुत ही आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का शब्द है, उन्माद कहना चाहिए। उन्माद बोले तो एक प्रकार का पागलपन, एक प्रकार की सनक रामलीला के प्रति थी। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर रामलीला का मैदान था और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। तो प्रेमचंद जी ने बताया है रामलीला के प्रति जो उनका प्रेम था उसके बारे में स्वयं वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि रामलीला का जो मैदान था वो घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जहाँ पर रामलीला हो रही थी और रामलीला के जो पात्र थे उनको सजाया जाता था तो वो उनके घर के बिल्कुल पास में ही था। 2 बजे से, इसमें जो प्रमुख कारण है वो देखिए, 2 बजे से पात्रों की सजावट होने लगती थी। यानी जो राम की भूमिका निभाते थे, लक्ष्मण की, भरत की, सीता की, जो भी भूमिका निभाते थे, हनुमान जी की, उनको उस प्रकार से सजाया जाता था। उनकी वेशभूषा उन्हें पहनाई जाती थी, उन्हें कुछ पाउडर लगाया जाता था। तो सजाया कैसे जाता था उन्हें, 2 बजे से ही इन पात्रों की सजावट शुरू हो जाती थी और उनकी देह में पहले नंबर पर 2 बजे से शुरू हो जाती थी। दूसरा, उनकी देह पर रामरच पीसकर पोती जाती। रामरच कहो तो जो पीली मिट्टी होती है उसे हम रामरच कह सकते हैं। तो रामरच पीसकर उनके शरीर पर पोती जाती थी, पूरे शरीर पर लगाया जाता था। मुंह में पाउडर लगाया जाता था, मुंह में पाउडर, और पाउडर के ऊपर हरे, लाल, नीले रंग की बूंदकियाँ, बारीक बारीक जो बिंदियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी टिकलियाँ जिसे हम कहते, तो बूंदकियाँ लगाई जाती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था, एक ही व्यक्ति था, वो काम में बहुत कुशल था। वही व्यक्ति सबको सजाता था बारी बारी से। तीनों पात्रों को, राम, लक्ष्मण और सीता, इनका श्रृंगार वही व्यक्ति करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, जो रंग की प्यालियाँ होती हैं उसमें पानी लाना, रामरच पीसना, पंखा झलना, ये उनका काम था। किसका? नवाब का। जो नवाब बोलो तो प्रेमचंद जी का काम था। क्या क्या काम करते थे वो? रंग की प्यालियों में पानी लाते थे, रामरच पीसते थे यानी पीली मिट्टी, उसको बारीक करते थे। पंखा झलना, जब वो सजाया जाता था राम, लक्ष्मण, सीता को, तो उनके ऊपर पंखा झलने का काम, पंखा चलाते थे ताकि उनको गर्मी ना हो और उनको जो सजाया जा रहा है वो जल्दी से सूख जाए। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी, अपने पाठ की चिंता ना करके उन्हें पढ़ा दिया करता था। अपने पाठ की चिंता ना करके उन्हें पढ़ा दिया करता था जिससे वह फेल ना हो जाएं। मुझसे उम्र में ज़्यादा होने पर वह नीची कक्षा में पढ़ते थे। तो जो राम की भूमिका निभा रहे थे वो
प्रेमचंद जी से उम्र में ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन वो नीची कक्षा में पढ़ते थे, यानी प्रेमचंद जी जिस कक्षा में पढ़ रहे थे उससे थोड़ी कम कक्षा में वो पढ़ रहे थे। लेकिन वही रामचंद्र निषाद लीला में नौका पर बैठ ऐसे मुंह फेरे चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। और वही रामचंद्र जिसके बारे में अभी उन्होंने बताया कि जिसको वो पढ़ा दिया करते थे, लेकिन जब वो निषाद की लीला रहती थी, निषाद बोले तो निषाद का एक प्रसंग है, नाव चलाने वाले व्यक्ति जो है उन्हें निषाद की भूमिका मिली थी, तो वो उस भूमिका में राम जो बने थे वो मुंह फिर कर इस प्रकार से चले जाते मानो वो प्रेमचंद जी को पहचानते ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ ही रही थी। रामलीला समाप्त हो गई, राजगद्दी होने वाली थी। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी ना पूछता था, ना घर ही जाने की कोई छुट्टी मिलती थी। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था, बाकी सारे दिन कोई ना कोई पानी को भी नहीं पूछता। मेरी श्रद्धा ज्यों की त्यों थी। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी की राजगद्दी होने वाली थी और रामचंद्र जी की इन दिनों कोई पूछता भी नहीं था जब राजगद्दी होने वाली थी, और ना ही उनको छुट्टी मिलती थी। चौधरी साहब के यहाँ से सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था और बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता था। मेरी श्रद्धा ज्यों की त्यों थी राम के प्रति। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। कई बार ऐसा होता है, हम रामायण वगैरह देखते हैं कि जो रामचंद्र की भूमिका निभाते हैं, तो जैसे एक बहुत प्रसिद्ध रामायण हुई थी, अरुण गोविल राम की भूमिका में थे, तो कई समय तक जो लोगों ने रामायण देखी तो उन्हें राम ही समझते थे। वो जब भी बाहर निकलते तो राम समझ के लोग उनके पैर पड़ने लगते थे। तो उसी प्रकार की यहाँ पर बात आपको देखने को मिलती है कि मेरी दृष्टि में वह अब भी राम ही थे। जब वो राम की भूमिका से बाहर आ जाते थे तब भी वो राम जैसे ही उनको निहारते थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती तो वह मैं लेकर रामचंद्र को दे आता। कोई मिठाई या फल मिलते ही बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ पड़ता जहाँ पर वो रामचंद्र बैठते थे, तो उस चौपाल की ओर लेकर आ जाते थे। वो कोई भी घर से मिठाई वगैरह या कुछ भी खाने की चीज़ मिलती तो वो रामचंद्र की ओर लेकर दौड़ पड़ते थे। चलते समय भी रामचंद्र जी को कुछ नहीं मिला। मेरे पास 2 आने पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठाए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र टूट पड़े मानो पैसे को पानी मिल गया। तो जो रामचंद्र की भूमिका निभा रहे थे, उन्हें जब वहाँ से वो जाने लगे, रामायण ख़त्म हो गई, रामलीला ख़त्म हो गई, तो उन्हें वहाँ से कोई पैसे वगैरह नहीं मिले थे। तो जो धनपत थे या नवाब थे उन्हें अच्छा नहीं लगा ये, तो उनके पास में कुछ पैसे पड़े थे, 2 आने पड़े थे, तो उन्होंने वो 2 आने अपने घर से लिए और जाकर वो रामचंद्र को दे दिए, शर्माते शर्माते कि अरे 2 आने मैं दे रहा हूँ। लेकिन रामचंद्र को जैसे ही उन्होंने वो पैसे दिए तो रामचंद्र मानो पैसे का इंतज़ार ही कर रहे हों, और उन्होंने वो पैसे ले लिए, टूट पड़े और हाथ से एकदम ले लिया मानो प्यासे को पानी मिल गया। जिस प्रकार से जो प्यासा व्यक्ति होता है, गर्मी के समय यदि आपको बहुत प्यास लगी है और थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मानो बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो। तो रामचंद्र को वो 2 पैसे मिल गए मानो उनको बहुत बड़ा समाधान मिल गया, बहुत बड़ी उनकी इच्छा पूरी हो गई हो। वही 2 आने लेकर तीनों मूर्तियाँ विदा हुईं। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक उनको पहुंचाने गया, और भी कोई उनको बाहर नहीं गया। कस्बा बोलो तो एक छोटा सा इलाका होता है, शहर होता है, छोटा सा गांव है, और वहां तक ही वो उनको छोड़ने गए, तीनों को जो राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभा रहे थे। इस तरह माँ और दादी के प्यार में लिपटे हुए प्रेमचंद के बचपन के दिन बड़ी मस्ती वाले रहे। आसमान से इस बच्चे का सुख ना देखा गया और उसी साल माँ ने बिस्तर पकड़ लिया, और मानो आसमान से जो ईश्वर इस बच्चे को सुख नहीं देख पाए और उनकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। बिस्तर पर
बीमार पड़ गई, बिस्तर पकड़ लिया बोले तो वो बीमार पड़ गई। नवाब अभी पूरे 8 साल के भी नहीं हुए थे कि उनकी माँ चल बसी, यानी बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। जब वो 8 साल के थे तभी उनकी माँ चल बसी थी उसी दिन। तो जिसे माँ पान के पत्ते की तरह फेरती थी, यानी उनका बहुत ध्यान रखती थी। कभी सर्दी से ध्यान रखती थी तो कभी गर्मी से, और कभी सिहाने वालों की डांट से, यानी कभी कभी उनको डांट भी दिया करती थी। देखते ही देखते वो बच्चा अब सयाना हो गया। अब उसके सिर पर तपता हुआ नीला आसमान था। जो माँ की जो आंचल की छाँव थी वो उनसे दूर हो चुकी थी। नीचे जलती हुई भूरी धरती थी। पैरों में जूते ना थे, बदन पर साबुत कपड़े ना थे, इसलिए नहीं कि यक ब यक पैसे का टोटा पड़ गया था, बल्कि इसलिए कि इन सब बातों की फिक्र रखने वाली माँ की आंखें मुद गई थी। ऐसा नहीं कि उनके पास में पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि जो उनकी इतना ध्यान रखती थी, उनकी जो माँ थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उनकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए उनके ना पैरों में जूते थे और ना ही बदन पर साबुत कपड़े थे। और पैसों की उनको कोई कमी नहीं थी। पैसे तो थे लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बाप यूँ भी कब माँ की जगह ले पाता है। तो पिता तो थे लेकिन पिता माँ की जगह नहीं ले सकते। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उस प्रकार से पिता अपने काम में व्यस्त होते हैं और थोड़े ही समय बच्चों से मुलाकात कर पाते हैं। तो माँ रात दिन बच्चों की जो सेवा करती है, जो उनकी देखरेख करती है, वो कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो प्रेमचंद जी की जो माँ थी जब इस दुनिया से चली गई तो उनकी भी देखरेख में कोई करने वाला नहीं रह गया। उस पर वे काम के बोझ से दबे रहते और उम्र भी उनकी कोई ज़्यादा नहीं थी। 12-13 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनमें वे बुराइयां आ गईं जो बिना माँ के बच्चों के अंदर आ जाती हैं। जब उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, उनके ऊपर ध्यान रखने वाला नहीं था, तो कुछ बुराइयां ने उनके अंदर प्रवेश किया। पता नहीं माँ का प्यार किसी अनजाने ढंग से बच्चे को संवारता रहता है। उन्हें माँ की कमी बहुत महसूस हो रही थी और जब कोई ध्यान देने वाला नहीं था तो थोड़ी बहुत बुराइयों ने उनके अंदर प्रवेश किया। दोनों में से किसी को पता नहीं चलता, पर वह छाया अपना काम करती रहती है। पता नहीं लगता कि माँ, हम जिन बच्चों की माँ होती है वो उन पर हमेशा देखभाल करती है और उनका पूरा ध्यान रखती है, लेकिन दोनों में से किसी को पता नहीं चलता कि वो जो माँ है वो क्या काम कर रही है, लेकिन वो छाया अपना काम करती रहती है। वह प्यार छिन जाए, सिर पर से वह हाथ हट जाए तो एक ऐसी कमी महसूस होती है जो बच्चे को अंदर से तोड़ देती है। अगर वह प्यार भरा हाथ अगर किसी बच्चे के सिर से हट जाता है तो उस कमी को वही जान सकता है और वो बच्चे को अंदर से पूरा तोड़ कर रख देता है। और नवाब भी कुछ इसी प्रकार से अंदर से टूट गए थे। यह कमी इतनी गहरी, इतनी तड़पाने वाली थी कि बार बार उन्होंने अपनी कहानियाँ और उपन्यास में ऐसे पात्रों को रचा जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में चली जाती है। उन्होंने अपनी जो व्यथा थी वो कहानियों के माध्यम से लोगों के समक्ष रखी है और कहानियों में बताया गया है कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनकी उम्र 7-8 साल है और उनकी माँ उनसे जब जुदा होती है तो क्या कुछ व्यतीत होता है उनके जीवन में, क्या कुछ सहते हैं वो, ये सब बताने का प्रयास किया उन्होंने। और फिर उनकी दुनिया किस प्रकार से सूनी हो गई। कर्मभूमि उनका एक प्रमुख उपन्यास रहा है। उसमें अमरकांत का एक ऐसा ही पात्र जिसकी माँ भी बचपन में ही चली गई थी। ईदगाह, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, गबन और गोदान उनकी ऐसी ही कुछ रचनाएं हैं जिसमें नवाब प्रेमचंद के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक और माँ की कमी समाई हुई है। और भी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें उनका बचपन खेलता हुआ नज़र आता है। तो बच्चों, आपने ये प्रेमचंद जी के जीवन का कुछ महत्वपूर्ण अंश जाना और समझा। निश्चित रूप से आपको ये
समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ समानार्थी शब्द देखते हैं, और बहुत से समानार्थी शब्द हमने पढ़ने का प्रयास भी किया। दिगर, अन्य या दूसरा, टिकोरा आपको बता ही चुका हूँ मैं, आम का छोटा कच्चा फल, चांदमारी, किसी तल पर बने बिंदुओं पर गोली चलाने या निशाना लगाने का अभ्यास, बल्लम, बरछा या भाला। अब कुछ मुहावरे भी हैं, तो आगे के अंश में मैं आपको मुहावरे और शब्दार्थ लिखकर दे दूंगा, वो आप आपकी कॉपी में लिख लेना। इसके बाद में हम इसके प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए, है ना। पाठ में उल्लेखित प्रेमचंद जी की रचनाएं आपको बताना है। प्रवाह तालिका पूर्ण करना है। राम लीला के जो पात्र हैं सजावट संबंधी, उनके बारे में आपको बताना है। प्रेमचंद जी के शौक़ कौन से हैं ये आपको बताना है, और इन गुण किस किस चीज़ों में रखा था ये आपको बताना है। और ये जो प्रश्न है प्रेमचंद जी का बचपन, डाकिया, कज़ाकी और रामलीला, इन तीनों पर आपको संक्षेप में लिखना है। तो ये सब प्रश्न आपको आगे मिल ही जाएंगे। नाम लिखना है आपको, कज़ाकी को इसमें कौन कौन सी कहानियाँ याद थी इनके नाम लिखना है। प्रेमचंद जी की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनकी बहन का कुछ नाम था सुग्गी, वो भी आपको लिखना है। तो आगे हम ये प्रश्नों के उत्तर भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। संजाल पूर्ण करो, ये देखिए सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। अब इन प्रश्नों के उत्तर हमने इसमें लिख के रखे हैं, आप देख सकते हैं। पाठ में उल्लेखित प्रेमचंद जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो प्रेमचंद जी की रचनाएं आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ईदगाह, उसके बाद में गबन, गोदान और कर्मभूमि, ये उनकी रचनाएं हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रवाह की तालिका पूर्ण करो, रामलीला के पात्रों की सजावट संबंधी बातें। तो 4 बातें इसमें हमको लिखना है। पहली बात है हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली है 2 बजे से सजावट शुरू हो जाती। दूसरा है देह पर राम रस पीसकर लगाई जाती, और तीसरा है मुंह पर पाउडर लगाया जाता है। उसके बाद में चौथा देखिए, पाउडर के ऊपर हरे, लाल, नीले रंग की बूंद की लगाई जाती है। तो इस प्रकार से ये तालिका पूर्ण हुई। आप आपकी कॉपी में इसे उतार लेंगे। इसके बाद में प्रेमचंद जी के शौक़ देखिए, गुड़ खाना और रामलीला देखना। गुड़ खाना और रामलीला देखना इनके शौक़ थे। गुड़ काय में रखा था, गुड़ मटके में रखा था और हांडी में भी रखा था। तो ये प्रश्नों के उत्तर भी आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए। ये प्रश्न मैं आगे आपको लिख कर दे रहा हूँ, तो आप आपकी कॉपी में ये भी लिख लेना। प्रेमचंद जी का बचपन जो था वो कैसा था, उसके बारे में मैं प्रश्न का उत्तर आपको लिख कर दे रहा हूँ। डाकिया कज़ाकी के बारे में भी आपको यहाँ पर संक्षेप में लिखा हुआ मिलेगा। रामलीला के बारे में भी मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, कज़ाकी को इनकी कहानियाँ याद थीं। कौन कौन सी कहानी याद थी उसको, तो चोरी की, डाके की, मारपीट की और भूत प्रेत की, ये 4 कहानियाँ उनको बहुत याद थी। नाम लिखना है, क्या नाम लिखना है आपको। आनंद, जो प्रेमचंद जी की माता थी उनका नाम था आनंदी, उनके पिता का नाम था अजायब लाल, और आगे देखिए उनकी बहन का नाम था सुग्गी। बहन का नाम क्या था, सुग्गी। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों के उत्तर को हमने जाना, समझा, और आगे भी मैं आपको शब्दार्थ, मुहावरे और कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। तो बच्चों, हमारे जो प्रश्न रह गए हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले शब्दवाटिका देखिए। आगंतुक यानी आने वाला या अतिथि या मेहमान भी हम इसे कह सकते हैं। ताज्जुब यानी आश्चर्य। बेबाकी यानी निडरता से बोलना। बिसात यानी फैलाव। संयोग यानी सौभाग्य। और दिगर, इसका अर्थ है अन्य। उलाहना, उलाहना का अर्थ होता है शिकायत। और ढेला, ढेला यानी पत्थर या मिट्टी का टुकड़ा, जिससे कई बच्चे देखा होगा आपने, आम वगैरह तोड़ते हैं तो वो एक ढेला उठाकर मारते हैं, तो इसे ढेला कहते हैं देशी भाषा में। इसके बाद देखिए कुछ और भी अन्य समानार्थी शब्द हैं। सकोरा, जिसे परई कहते हैं। छोटा मिट्टी का एक ढक्कन होता है जिसे हम परई भी कहते हैं, यानी दिया, बड़ा दिया सा। ताकीद यानी चेतावनी। रुखसत, रुखसत का अर्थ होता है विदाई।
विदई। रामरज यानी पीली मिट्टी, और उन्माद यानी एक प्रकार की सनक या पागलपन कह सकते हैं। बेतहाशा यानी अचानक या वेगपूर्वक या बिना सोचे समझे भी हम उसे कह सकते हैं। और चौपाल, चौपाल यानी दालान। इसके बाद मुहावरे देखिए, किताब में कुछ मुहावरे हैं, इनका हमने वाक्य में प्रयोग किया है। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। वाक्य का प्रयोग देखिए इसका, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। दूसरा है हवा के घोड़े पर सवार होना, और हवा के घोड़े पर सवार होना इसका अर्थ है कल्पना करना, मन की सोच जिसे हम कह सकते हैं। और अक्सर बचपन में बच्चे हमेशा हवा के घोड़े पर ही सवार रहते हैं, वो नई नई कल्पनाएं करते रहते हैं, मैं बड़ा होकर ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो वो हमेशा हवा के घोड़े पर ही सवार रहते हैं। तीसरा देखिए, ठहाका लगाना यानी ज़ोर से हंसना, इसका वाक्य में प्रयोग है। छोटे बच्चे के मुंह से शादी की बात सुनते ही घर परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी ने ज़ोर से ठहाका लगाया। तो बच्चों, जब हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमेशा जो प्रश्न होता है वही इसमें वाक्य के अंत में इसमें आना चाहिए, इसका अर्थ नहीं आना चाहिए। अगला देखिए, शामत आना यानी विपत्ति आना, इसका वाक्य प्रयोग है। अमित के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया और टूट गया, तब उसे लगा अब तो मेरी शामत आ गई, यानी अब मुझे डांट पड़ेगी, मुझे मार पड़ेगी। तो इसी प्रकार से कहेंगे विपत्ति आना या आफत आना, शामत आने का अर्थ है। सफ़ा चट करना यानी ख़त्म कर देना, इसका वाक्य में प्रयोग है। माँ के द्वारा बनाए गए रसगुल्ले बच्चों ने देखते ही देखते सफ़ा चट कर दिए, यानी पूरे के पूरे खा लिए, साफ़ कर दिए, तो इसे कहेंगे सफ़ा चट करना। देखिए, सफ़ा चट करना ये वाक्य के प्रयोग में आया है, तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद में देखिए, संक्षेप में उत्तर लिखना है हमें। सबसे पहला है प्रेमचंद जी का बचपन। तो प्रेमचंद जी का बचपन, तो आपका जो जन्म था प्रेमचंद जी का 31 जुलाई 1880 को हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, और पिताजी ने इनका नाम धनपत रखा और ताऊ ने इनका नाम नवाब रखा था। और जो नवाब थे, नवाब में माँ के प्राण बसते थे, यानी माँ को वो बहुत प्रिय थे। प्रेमचंद जी माँ के बेहद लाडले थे। वे बचपन से ही बहुत शरारती थे। आए दिन घर पर उनकी शिकायतें आती थी, जिसे उलाहना भी कहते हैं। आए दिन उनकी शिकायतें घर पर आती रहती थी। बचपन उनका मस्ती में बीत रहा था, तभी 8 साल की करीब उम्र के करीब उनकी माँ आनंदी का निधन हो गया, और अब उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, और माँ के जाने के कारण वो अंदर से टूट गए थे। दूसरा संक्षेप में है डाकिया कज़ाकी। तो जो डाकिया कज़ाकी बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल व्यक्तित्व था या इंसान था। वह रोज़ शाम को 4 बजे बच्चों से मिलने आता था, और नवाब उनकी इंतज़ार करते थे, उनकी प्रतीक्षा करते थे, और वो हमेशा उन्हें कहानियाँ सुनाता था और उनके साथ बच्चों के साथ खेलता भी था। नवाब को कज़ाकी की कहानियाँ जो थी उसमें बहुत ही आनंद आता, बहुत ही मज़ा आता था। और वही जो किस्से थे जो कज़ाकी सुनाते थे, डाकू के और भी कई किस्से जो उनको सुनाते थे ना, तो वो किस्से नवाब के अंदर एक प्रकार से भविष्य के कहानीकार का एक बीज का रोपण कर रहे थे, और वही कहानी उनको एक कहानीकार के रूप में स्थापित करने में सहायक हुई। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें संक्षेप में का है रामलीला। अब रामलीला, इस पर हमने टिप्पणी लिखना था। तो प्रेमचंद जी को रामलीला देखने का बहुत ही शौक़ था। रामचंद्र के प्रति उनकी बहुत ही श्रद्धा थी। वे जो पात्र हुआ करते थे, राम लक्ष्मण जो भी पात्र थे, उनकी सजावट में हमेशा सहयोग करते थे। राम रच को पीसना, है ना, रंग की प्याली में पानी लाना, पंखा झलना इत्यादि वो कार्य वो बड़े ही शौक़ से किया करते थे। इसके बाद में बच्चों एक प्रश्न और है, उपयोजित लेखन। तो विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण करना है, तो हमको हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य की अनुमति
चाहिए, तो उसके लिए हमको पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने के लिए हम यहाँ पर पत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। तो पत्र में सबसे पहले ऊपर पता है, लाल बाग नागपुर से यह पत्र लिखा गया है। और किस तारीख को लिखा गया है? दिनांक 28 सितंबर 2021 को यह पत्र लिखा गया है। तो आपको बारी बारी से ये सब लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रधानाचार्य, और फिर विद्यालय का नाम लिखना है गांधी विद्यालय लाल बाग नागपुर। विद्यालय का जो एरिया है, उसका एड्रेस है, वो हमको लिखना है। फिर इसका जो मुख्य वो है विषय, देखिए विद्यालय में वृक्षारोपण संबंधी अनुमति, ये इसका विषय हो जाएगा। तो महोदय, सेवा में निवेदन है कि हम 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान चलाने का निश्चय किया है। इस अभियान हेतु हम सभी छात्रों ने मिलकर कुछ पौधे भी एकत्रित कर लिए हैं। हमारी विज्ञान के शिक्षक ने हम सभी को वृक्षारोपण का महत्व बताया था। तो इसी उद्देश्य हेतु जो वृक्ष हमें लगा रहे हैं यहाँ पर, एवं जो प्रदूषण नियंत्रण में भी हमारी यह योजना कार्य करेगी। अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमें इस कार्य में अवश्य अनुमति प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये पत्र का जो नमूना था वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और ये पत्र जिसने लिखा है, आखिरी में उसका नाम आएगा। तो इसका नाम है आपका आज्ञाकारी शिष्य विश्वजीत सिंह, और वह कक्षा का प्रतिनिधि है, इसलिए उसने अकेले ने पत्र लिखा है, कक्षा 8वीं ब, और नीचे उसका ईमेल एड्रेस visvajit@abc.com। तो बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, अपने मित्रों को अवश्य शेयर करो। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे अन्य जो पार्ट हैं उसके वीडियो की लिंक आपको तुरंत मिल सके। और यदि आप किसी भी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य उस विषय के बारे में हमें बताइए, और आपके द्वारा जो भी विषय हमें दिया जाएगा उस विषय पर अवश्य ही वीडियो बनाया जाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा और पूरा समझा। तो अगले वीडियो में अवश्य हम मिलेंगे।